पिछला क्लास में हम लोग ने देखा था वेलोसिटी रेशियो। इस बार हम लोग देखेंगे पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द बेल्ट। बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट होगा तो कितना होगा पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन पढ़ने से पहले बेल्ट में जो टेंशन होता है उसका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टेंशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो हम ओपन बेल्ट से ही शुरू करते हैं कि ओपन बेल्ट में सपोज दैट दो पुली है, ओपन बेल्ट से कनेक्टेड है। आवाज आ रहा है ना? ओपन बेल्ट से ये कनेक्टेड है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओपन बेल्ट से अब ये रोटेट करना सपोज दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओपन बेल्ट है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये भी रोटेट करेगा। सपोज ये ड्राइवर पुली है और ये ड्रिवन है, ये ड्रिवन पुली है। ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली ओपन बेल्ट का अरेंजमेंट है। तो ये ओपन बेल्ट, ये ड्राइवर पुली जब ये रोटेट करेगा तो बेल्ट इसके ऊपर से रोटेट करेगा और यहां से ये खींचेगा इसको। ये जब रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब रोटेट करेगा तो यहां पर से ये इसको खींचेगा तो इसमें टेंशन जनरेट होगा, ठीक है ना। इसमें टेंशन जनरेट होगा जो कि हम मानेंगे कि टेंशन T1 है। क्योंकि यहां से ये खींचेगा इसलिए इसमें टेंशन ज्यादा होगा। तो इसमें इसको हम लोग इसलिए इसको टाइट साइड भी बोलते हैं। इसको टाइट साइड भी बोलते हैं। और ये वाला साइड जब बेल्ट का लेंथ लिटिल बिट इंक्रीज होगा तो ये थोड़ा सा लूज रहेगा, तो इसको स्लैक साइड बोलते हैं। और यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा उसको हम T2 मानेंगे। यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो T2 है। अब ये पुली रोटेट करेगा तो किसी न किसी स्पीड से रोटेट करेगा, किसी न किसी स्पीड से रोटेट करेगा। सपोज n रोटेशन पर मिनट, n1 रोटेशन पर मिनट। n1 क्या है? आरपीएम में, n1 इन आरपीएम रोटेशन पर मिनट। उसी तरह से ये रोटेट करेगा तो इसको भी रोटेट करेगा कुछ ना कुछ स्पीड से। ये n2 स्पीड ऑफ ड्राइवर पुली, ये भी सॉरी ड्रिवन पुली, ये भी n2 आरपीएम में है, n2 आरपीएम में। क्लियर है यहां तक? तो पावर ट्रांसमिशन इससे कितना होगा? सपोज ये टेंशन कुछ न्यूटन में है, रोटेट कर रहा है कोई पावर ट्रांसमिशन करने के लिए। अभी हमको पता नहीं है कि पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है। इसे बेल्ट है, बेल्ट ये पावर इस पुली से, ड्राइवर पुली से ड्रिवन पुली में ट्रांसफर कर रहा है, तभी ना ये रोटेट कर रहा है। इससे कुछ अरेंजमेंट जुड़ा हुआ होगा और वो वर्क करेगा आगे। तो टी जब ये गुड मॉर्निंग, तो ये रोटेट करता है तो ये T1 टेंशन जनरेट करता है टाइट साइड में और T2 टेंशन जनरेट हो रहा है स्लैक साइड में। टाइट साइड का टेंशन हमेशा ज्यादा होता है और स्लैक साइड का टेंशन हमेशा कम होता है। इसके कंपैरिजन में इससे कम होता है स्लैक साइड का टेंशन। तो टेंशन जनरेट हो गया। तो पावर ट्रांसमिशन कितना होगा? ये जब रोटेट करेगा n स्पीड से तो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द बेल्ट कितना होगा? तो उसका एक फॉर्मूला होता है पावर ट्रांसमिशन P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, जहां की V लीनियर स्पीड ऑफ द बेल्ट, लीनियर स्पीड ऑफ द बेल्ट हो जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, तो स्पीड आपका थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा ठीक है, इंतजार करो, दिखेगा। चमक रहा है क्या? दिख रहा है? और किसी को नहीं दिख रहा है? ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ चलो। तो हाँ, पुली रोटेट कर रहा है ये, और पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला आपका ये होता है P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, जहाँ V है बेल्ट का स्पीड, ठीक है। तो V निकालेंगे कैसे? V जो ये इसका रोटेशन होगा वही स्पीड से बेल्ट रोटेट करेगा ना। जो रोटेशन हमारा पुली का होगा उसी स्पीड से नहीं रोटेट करेगा। हाँ,
अच्छा ठीक है, ठीक है। हम लोग बेल्ट ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन देख रहे थे, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, बेल्ट ड्राइव के थ्रू पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है और कितना होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग को आज सीखना है कैसे निकालेंगे। तो ओपन बेल्ट से शुरू कर रहे हैं। ओपन बेल्ट में ओपन बेल्ट का अरेंजमेंट लिए, तो ये ड्राइवर पुल्ली इसको माने, इसको ड्रिवन पुल्ली माने और ओपन बेल्ट से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ओपन बेल्ट से जब इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है, अब जब ये रोटेट करेगा तो ये बेल्ट, ये मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये बेल्ट इस तरह खींचेगा इसको, क्योंकि ये ड्राइवर पुल्ली है, यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा, बेल्ट में कुछ ना कुछ पावर लगाइएगा, फोर्स लगाइएगा तो टेंशन जनरेट होगा ना, तो ये कनेक्टेड है, ये रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ टेंशन यहाँ पे जनरेट होगा, तो इसको हम मानेंगे टेंशन T1। और ये भी इधर यहां से जब ये रोटेट करेगा तो ये भी कुछ खींचेगा, तो ये हो जाएगा T2। अब T1 हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि ड्राइवर पुल्ली इसको खींचता है, तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा होता है। ये तो ड्रिवन पुल्ली है, तो जो पावर यहाँ से जाएगा यहाँ ट्रांसफर होगा और फिर यहाँ से इसको ये खींचेगा, तो T1 हमेशा T2 के कंपेरिजन में T1 हमेशा ज्यादा होता है। अब जब बेल्ट रोटेट करेगा ये पुल्ली के थ्रू, तो सपोज दैट पुल्ली का कोई स्पीड है N1, तो N1 स्पीड मान रहे हैं ड्राइवर पुल्ली का और N2 स्पीड मान रहे हैं ड्रिवन पुल्ली का। ये दोनों रोटेशन पर मिनट में होता है जनरली दिया हुआ, अगर N दिया हुआ है या स्पीड ऑफ पुल्ली, ड्राइवर पुल्ली या ड्रिवन पुल्ली इन रोटेशन पर मिनट में जनरली दिया हुआ रहता है। तो ये हम लोग को इतना तक अरेंजमेंट हो गया। पावर ट्रांसमिशन का एक फॉर्मूला, पावर ट्रांसमिशन रिलेटिव वेलोसिटी में क्यों घुस रहे हो अभी, उसका क्या जरूरत है, अभी रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्यों घुस रहे हैं, जब हम पावर ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं तो पावर पे फोकस करेंगे ना, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग को नहीं जाना है, वो जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है, जब आएगा तब उसमें कंसीडर करेंगे। अभी हम तो सीख ही रहे हैं उसमें क्या क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्यों होगा वो देखेंगे। स्लिप जनरेट होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला फैक्टर आता है, मगर रिलेटिव वेलोसिटी के यहाँ ज्यादा कोई मतलब बनता नहीं है। स्लिप होगा, स्लिप के कारण कुछ लॉसेज होगा, उसको कंसीडर करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग यहाँ भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पीड हो गया आरपीएम में, ठीक है, क्लियर। पावर ट्रांसमिशन कितना होगा, तो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। पावर ट्रांसमिशन का एक फॉर्मूला होता है, ऐसे तो डिराइव होता है, आप लोग को डिराइव करने का जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला याद रखना है, इसी पे आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो पावर ट्रांसमिशन का ओपन बेल्ट में फॉर्मूला होता है पावर ट्रांसमिशन P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, जहां V क्या है, बेल्ट का स्पीड। यहां तक हम लोग देखे थे। तो बेल्ट का स्पीड कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो N1 दिया हुआ है और N2 दिया हुआ है, बेल्ट का स्पीड जनरली दिया हुआ नहीं रहता है, किसी किसी प्रॉब्लम में मेंशन कर देगा, ऐसे जनरली आपको पुल्ली का स्पीड ही मोस्टली दिया हुआ रहता है। तो जिस स्पीड से पुल्ली रोटेट करेगा उसी स्पीड से ना बेल्ट रोटेट करेगा। अगर हम स्लिप निगलेक्ट करते हैं, तो मान लिया बेल्ट और पुल्ली के बीच में स्लिप नहीं हो रहा है, निगलेक्ट करते रहे, ठीक है, तो ये स्पीड, पुल्ली का स्पीड और बेल्ट का स्पीड बराबर होगा, तो उससे हम लोग बेल्ट का स्पीड निकाल लेंगे। कैसे, अगर N1 दिया हुआ है, N1 हमको मालूम है, तो V इक्वल टू हो जाएगा पाई D1 N1 बाई 60 मीटर पर सेकेंड। जब डायमीटर हम मीटर में लेंगे, डायमीटर जब मीटर में लेंगे और स्पीड N1 अगर हम लेते हैं रोटेशन पर मिनट में, तो ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। अब T1 मालूम है, T2 मालूम है, V मालूम है, पावर ट्रांसमिशन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ रहता है कि P दिया हुआ रहेगा, टेंशन या T1 या T2 निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है। ये इतना डाटा में से कोई एक डाटा मिसिंग रहेगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। कभी कभी क्या कर देता है कि ये सारा डाटा दे देगा, स्पीड भी दे देगा, आपको डायमीटर निकालने के लिए बोल देगा कि डायमीटर स्पीड पावर, किसी बेल्ट के थ्रू कोई पावर है 50 वाट का पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। हमको T1 भी आपको दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। अब पूछ देगा कि ड्राइवर ड्रिवन पुल्ली का या ड्राइवर पुल्ली का डायमीटर D1 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, निकल जाएगा। अगर V2 V1 V, तो पहले इस वाला फार्मूला से जो मिसिंग रहेगा V निकालेंगे और V वाला फार्मूला इसमें पुट कर देंगे, D निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। अगर D दिया हुआ है, हो सकता है N1 पूछ दे, यही सब घुमा फिरा के न्यूमेरिकल में आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है,
पावर ट्रांसमिशन से। तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू पावर ट्रांसमिशन के लिए कि हाँ अगर किसी बेल्ट ड्राइव हमारे पास है, ओपन बेल्ट ड्राइव है, या इवन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में भी सेम फॉर्मूला यूज होता है पावर ट्रांसमिशन का। जब क्रॉस बेल्ट ड्राइव जब यूज करेंगे ना तो उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा। ओपन बेल्ट हो या क्रॉस बेल्ट हो, फॉर्मूला उसमें भी टेंशन टाइट साइड और स्लैक साइड होगा, ठीक है, और ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली का स्पीड होगा और वी होगा। पावर ट्रांसमिशन का सेम फॉर्मूला, ओपन बेल्ट हो या क्रॉस बेल्ट हो, ये हम लोग यूज करेंगे। फिर और हम लोग सीखेंगे जब न्यूमेरिकल सामने आएगा, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि पावर ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम हम लोग कैसे, या बेल्ट ड्राइव में वेलोसिटी रेशियो वाला जो प्रॉब्लम होता है वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पावर ट्रांसमिशन का हो गया। इसके अलावा इसमें टेंशन रेशियो भी पूछता है दोनों का, ये T1 और T2 का टेंशन रेशियो। सपोज T1 और T2 दोनों नहीं दिया हुआ है, कोई और डाटा दिया हुआ है, तो T1 और T2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो तो टेंशन रेशियो का भी फॉर्मूला हमारे पास है, वो हम लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं। हाँ सेम है। अगर D2 आपको निकालना है तो V यहां से निकल जाएगा ना। V निकालने के बाद मान लीजिए ये सब डाटा आपके पास अवेलेबल है, वेलोसिटी निकल जाएगा तो पाई D2 इंटू बाई 60, ठीक है। और ये सब फॉर्मूला साथ में क्या हम लोग स्लिप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, स्लिप आ रहा है कहीं पे, स्लिप जनरली इसमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं सब में, ठीक है ना। मतलब स्लिप मान रहे हैं कि स्लिप 0 है, पूरा परफेक्ट रोटेशन हो रहा है, बेल्ट और पुल्ली के बीच में कोई स्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मान करके हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। और जहां पे कहीं कहीं पे वेलोसिटी रेशियो का भी यूज होगा, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसे वैसे देखेंगे। टेंशन रेशियो क्या होता है देखते हैं। मान लिया T1 और T2 दोनों प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, हमको तो चाहिए दोनों पावर ट्रांसमिशन निकालने के लिए। अब कोई एक ही दिया हुआ है, ठीक है, या कोई वैसा डाटा दिया हुआ है जिससे टेंशन रेशियो तो निकल रहा है मगर एक ही को टेंशन रेशियो निकल रहा है, तो दूसरा टेंशन रेशियो एक ही टाइट साइड या स्लैक साइड किसी एक साइड का ही टेंशन अगर हमको पता लग रहा है तो दूसरे साइड का टेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। क्योंकि पावर ट्रांसमिशन वाला जब फॉर्मूला ही आप लोग पढ़े तो पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला T1 माइनस T2 इंटू भी है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें T1 में T2 कोई एक ही मालूम है, पूरा दिया हुआ नहीं है, तब पावर ट्रांसमिशन निकलेगा नहीं निकलेगा, फिर दिक्कत हम लोग को। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपका टेंशन रेशियो। ये ओपन बेल्ट का क्रॉस बेल्ट के लिए अलग अलग होता है, तो ओपन बेल्ट का पहले हम लोग देखते हैं। तो ओपन बेल्ट में टेंशन रेशियो होता है T1 बाई T2 इक्वल टू ई पर पावर म्यू इंटू थीटा। तो T1 तो जान रहे हैं टेंशन ऑन टाइट साइड, T2 टेंशन ऑन फ्लैट साइड। E एक कांस्टेंट है जो आप लोग लॉग पढ़ वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, उसमें E आता है। म्यू क्या है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पुल्ली एंड बेल्ट। बिटवीन पुल्ली एंड बेल्ट, पुल्ली और बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो हम लोग म्यू लेंगे। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा क्या है, थीटा क्या बताए थे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये थीटा। इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, ये ओपन बेल्ट के लिए। अब थीटा कभी अगर मालूम नहीं है तो थीटा के लिए भी फॉर्मूला बताए थे। थीटा के लिए क्या फॉर्मूला था, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा बताए थे, 180 माइनस 2 अल्फा। और ये डिग्री में नहीं हम लोग रेडियन में लेते हैं, तो पाई बाई 180 से गुना कर देते हैं। इतना क्या हो गया, इतना रेडियन। जहां पे अल्फा क्या था, अल्फा एंगल ऑफ बेल्टिंग। ये जब आगे जाकर के बढ़ रहा था आपका, दोनों पे मिल रहा था, तो एंगल ऑफ बेल्टिंग यहाँ पे निकाले थे इस तरह से करके, ये अल्फा निकाले थे 2 अल्फा, तो ये 2 अल्फा था, तो वहां से 2 अल्फा आप लोग ले लेंगे,
ठीक है। अगर ये अल्फा भी नहीं दिया हुआ है और पुल्ली का रेडियस दिया हुआ है या डायमीटर दिया हुआ है, तो अल्फा निकालने का भी फॉर्मूला था, अल्फा निकालने का भी फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, ऊपर में लिख देते हैं। अल्फा निकालने के लिए भी फॉर्मूला था आपको, ये साइन अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता था R1 माइनस R2/2, ये फॉर्मूला था। सॉरी, एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, एक्स दोनों के एक्सिस के बीच का या सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुल्ली एक्स होता था, तो ये अल्फा का फॉर्मूला। ये सब क्या ओपन बेल्ट के लिए, हम लोग जितना भी देख रहे हैं सब ओपन बेल्ट के लिए। तो ये ओपन बेल्ट का टेंशन रेशियो का फॉर्मूला है आपका। तो टेंशन रेशियो T1/T2 e पर पावर म्यू थीटा। जैसे ही ओपन बेल्ट आए और टेंशन रेशियो का नाम आए, तो ये फॉर्मूला आप लोग को एकदम से याद रहना चाहिए कि टेंशन रेशियो है और बेल्ट कौन सा है, ओपन बेल्ट। तो ये फॉर्मूला, एक क्वेश्चन इस पे आता है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पावर ट्रांसमिशन वाला, उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या तो ओपन बेल्ट या क्रॉस बेल्ट। तो ये ओपन बेल्ट के लिए फॉर्मूला। अब थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला है 180 माइनस 2 अल्फा इंटू π/180 रेडियन। और अगर इसमें थीटा निकालने में अल्फा का उपयोग है, मतलब एंगल ऑफ बेल्टिंग का उपयोग हो रहा है, तो एंगल ऑफ बेल्टिंग निकालने के लिए भी फॉर्मूला। कभी कभी प्रॉब्लम में आपको एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ रहता है, किसी किसी केस में नहीं दिया हुआ रहता है। जैसे डिप्लोमा लेवल का आपका है ना, तो जनरली एंगल ऑफ लैप दिया हुआ रहेगा। एंगल ऑफ लैप किसी किसी रेयर केस में आप लोग में नहीं दिया हुआ रहता है। तो अगर नहीं भी दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके और ये वाला फॉर्मूला यूज करके एंगल ऑफ लैप निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ रहेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा, तो समझिए हम लोग को निकालना है। बाकी सारा डाटा दिया हुआ रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है। पावर ट्रांसमिशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके पहले जो बताए थे, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ लैप, यही सब इतना जो फॉर्मूला में जो डाटा मिसिंग है वही आपको निकालना रहता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए हम लोग देखें कि क्या होता है टेंशन रेशियो। अब ओपन बेल्ट ड्राइव नहीं होकर के अगर क्रॉस बेल्ट ड्राइव रहे, तो टेंशन रेशियो क्या होगा। क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए टेंशन रेशियो आप लोग का क्या होगा। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में भी टेंशन रेशियो आपका सेम रहेगा, ठीक है। केवल फॉर्मूला आपका बदल जाएगा, किसका, ई पर पावर म्यू थीटा है इंटू बदलता है ये कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है, समझे, याद रह जाएगा। ई पर कॉसेक थीटा याद रह जाएगा कि नहीं होता है, कंफ्यूज है, बुक पे है, देखिए तो क्या है फॉर्मूला क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए टेंशन रेशियो कोई पढ़े हैं, हमें को बताना पड़ेगा। म्यू थीटा ही होता है, केवल फॉर्मूला में चेंजेस कहाँ होता है आपका, जब एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया है आपका टेंशन रेशियो का, ठीक है। बाकी सब कुछ आपका सेम, थीटा का वैल्यू भी बदल जाता है, थीटा इक्वल टू हो जाता है 180 प्लस 2 अल्फा इंटू π/180 रेडियन। ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए क्लियर है इतना तक, बोलिए। टेंशन रेशियो आया समझ में, टेंशन रेशियो क्या होता है, जो लाइन पे है क्या चीज,
क्रॉस बेल्ट में, हाँ ये फॉर्मूला आपको सेम है, मगर एंगल ऑफ लैग और एंगल ऑफ बेल्टिंग क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस देखो एंगल ऑफ बेल्टिंग क्या हो रहा था, ये वाला इधर जा रहा था, ये वाला इधर जा रहा था, ये तो ओपन बेल्ट के केस में हो रहा था। मगर इसी को अगर हम बताएं कि क्रॉस ओपन बेल्ट नहीं होकर के ये क्रॉस बेल्ट हो जाता है, तो क्रॉस बेल्ट का अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, क्रॉस बेल्ट का अरेंजमेंट आपका इस तरह से हो जाएगा, क्रॉस बेल्ट का अरेंजमेंट आपका इस तरह से हो जाएगा। तो ये कहीं मिलेगा इधर जाएगा, तो ये कहीं मिलेगा इधर जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो एंगल ऑफ बेल्टिंग उस केस में ये वाला हो जाता है, एंगल ऑफ बेल्टिंग जो थीटा ले रहे थे उस केस में ये वाला हो जाता है। तो ये एंगल आपका थीटा बदल जाता है, एंगल ऑफ बेल्टिंग, सॉरी एंगल ऑफ बेल्ट अल्फा, ये आपका एंगल ऑफ बेल्टिंग जो हो जाता है ना 2 अल्फा, ये हो जाता है आपका। पहले क्या ये वाला हो रहा था ओपन बेल्ट में 2 अल्फा ये हो रहा था, जबकि क्रॉस बेल्ट में आपका ये हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका फॉर्मूला बदल जाता है। और देखिए आपका ओपन बेल्ट में ये वाला एंगल यहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, जबकि क्रॉस बेल्ट में ये क्या है, यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ लैग भी आपका बदल जाता है, जो 180 माइनस था वो प्लस हो जाता है। ठीक है, यही चेंजेस होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव में टेंशन रेशियो में। फॉर्मूला आपका सेम रहता है टेंशन रेशियो का, मगर एंगल ऑफ लैग और एंगल ऑफ बेल्टिंग आपका बदल जाता है। ठीक है, ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। ठीक है, टेंशन रेशियो क्लियर है। अब थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट देख लेते हैं कि बेल्ट जब रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या होता है और पावर ट्रांसमिशन पे कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, टॉपिक देंगे सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑन बेल्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम सुने हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम सुने हैं। कब होता है, जब कोई सेंटर से किसी सेंटर के थ्रू कोई रस्सी बांध करके अगर हम इसको घुमाते हैं, इस सेंटर के एक्सिस के इस एक्सिस के चारों ओर घुमाते हैं, तो यहाँ पे जो मास होता है वो क्या है, बाहर जाने का कोशिश करता है, तो यहाँ पे कुछ टेंशन जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन जनरेट होता है। अगर ये किसी रस्सी से बांधे हुए हैं तो इसमें कुछ टेंशन जनरेट होगा, इसी टेंशन को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कहते हैं। ठीक है ना, तो बेल्ट ड्राइव में भी जब बेल्ट रोटेट करता है, ठीक है, तो यहां से यहां जब बेल्ट जाता है रोटेट करेगा तो ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, और बेल्ट का कुछ ना कुछ मास होता है, तो ये मास जो है ना बाहर की ओर आपको जाने का कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि बेल्ट जब आपको मान लीजिए जहां से टच कर रहा है पुल्ली पे और जहां पे लीव कर रहा है, तो यहां से यहां तक क्या है, एक ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन रहता है। तो जहां सर्कुलर मोशन आएगा तो इस पे मास होगा, और मास के कारण, इस बेल्ट के मास के कारण इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, इसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ऑफ बेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, बेल्ट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगता है, कैसे लगता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता कितना है, मान लिया ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या टेंशन बोले, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन m इंटू वी स्क्वायर होता है, जहां m हो गया मास ऑफ बेल्ट, क्लियर है। अब ये जब सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जब आ जाता है ना, तो आपका टेंशन जो मैक्सिमम टेंशन पहले आपका टाइट साइड वाला था, ये बढ़ जाता है, ये और बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला मास इसको और इधर की ओर खींचने का कोशिश करता है,
और यहाँ वाला मास इसको और इधर खींचने का कोशिश करता है। तो ये T1 जो पहले आपका टाइट साइड का जो टेंशन था बेल्टिंग में, मैक्सिमम टेंशन हुआ करता था। जब सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट आ जाता है तो ये T1 मैक्सिमम नहीं होकर के ये T1 और बढ़ जाता है। ठीक है, ये T1 और बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम टेंशन, T मैक्स। मगर ये T मैक्स कब आएगा? जब बेल्ट रोटेट करेगा तभी। जब बेल्ट स्टेशनरी रहेगा तब ये T1 का T1 ही रहेगा, ये T मैक्सिमम नहीं होगा। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट कब आता है? सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट तभी आएगा जब ये रोटेट करते रहेगा। जैसे ही रोटेट करना बंद करेगा तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट कोई नहीं रह जाएगा, और उस केस में जब स्टेशनरी रहेगा तो टेंशन टाइट साइड का यही टाइट रहेगा, T1 ही रहेगा, और स्लैक साइड का T2 ही रहेगा। तो जब बेल्ट एक पार्टिकुलर स्पीड से ऊपर हो जाता है, जब इंजीनियरिंग में जाइएगा ना तो स्पीड लिमिट भी दिया है, आप लोग में स्पीड लिमिट वगैरह कुछ नहीं दिया है, या तो कंसीडर कीजिए या तो नहीं कीजिए। तो हम लोग उसी हिसाब से आपको लेके चल रहे हैं कि कंसीडर या तो करना है या तो नहीं करना है। स्पीड का रेंज वगैरह हम लोग को नहीं देखना है। जब इंजीनियरिंग में जाएंगे ना तो एक स्पीड रेंज एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होता है तो हम लोग को कंसीडर करना ही पड़ता है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या नहीं हो। मगर आप लोग में ऐसा नहीं है, आप लोग में सीधे या तो कह देगा कंसीडर कीजिए या तो नहीं कीजिए। नहीं मेंशन है मतलब कंसीडर नहीं करना है, अगर मेंशन है सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट कंसीडर करने का तब कंसीडर करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जैसे ही आया, यहाँ पे जो टेंशन है जब रोटेट कर रहा है तो वो बढ़ गया और ये टेंशन T मैक्स में बदल गया। तो ये T मैक्स कितना होता है? ये T मैक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड हो जाता है, T1 प्लस TC, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम टेंशन जो होता है T मैक्स वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 गुना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे ज्यादा ये नहीं हो पाता है। आप टीसी का फॉर्मूला पढ़े थे mv², यहां पे पुट कर सकते हैं T मैक्स इक्वल टू 3 इंटू m इंटू v²। ठीक है, m इंटू v²। अब यहां से हम लोग v निकाल लेंगे। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू क्या हो जाएगा? T डिवाइडेड बाई ये टेंशन को, या T मैक्स डिवाइडेड बाई 3m अंडर रूट। और अगर यहाँ पे T मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा। मतलब मैक्सिमम टेंशन पे आपका मैक्सिमम स्पीड इतना तक जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम टेंशन। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम टेंशन या मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा? 2 T मैक्स होने के लिए 3 इंटू TC होना चाहिए, और V मैक्स होने के लिए ये होना चाहिए। ये दो कंडीशन जब भी आ जाएगा तो बेल्ट का टेंशन मैक्सिमम होगा। निकालने के लिए बोल देता है आपका इस प्रॉब्लम में कि मैक्सिमम टेंशन के लिए बेल्ट का स्पीड कितना होगा, और मैक्सिमम टेंशन इतना दिया हुआ है। या फिर इस तरह से पूछ देता है कि बेल्ट का मैक्सिमम स्पीड कोई दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू कि बेल्ट का मैक्सिमम स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है, 600 मीटर पर सेकेंड है। अब बताइए कि उसमें मैक्सिमम टेंशन कितना होगा। तो बेल्ट का स्पीड हमको मालूम है, मास मालूम है, तो मैक्सिमम टेंशन निकल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे आपको T मैक्स निकल गया। फिर फर्दर हम लोग पावर ट्रांसमिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन निकालेंगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन जब निकालना होगा P मैक्स निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला में हम लोग T मैक्स डालेंगे, T मैक्सिमम माइनस T2 इंटू V मैक्स। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द बेल्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो T मैक्स का दो कंडीशन, मैक्सिमम टेंशन होने के लिए कंडीशन ये, पहला तो 1 T मैक्स इक्वल टू 32 और T मैक्स इक्वल टू टेंशन जितना दिया हुआ है प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपका वो ऐड कर लेंगे। अगर आपका टाइट साइड का टेंशन दिया हुआ है तब मैक्सिमम टेंशन क्या हो जाएगा? टाइट साइड का टेंशन प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालने का भी फॉर्मूला आपका सर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक है इनिशियल टेंशन ऑफ बेल्ट, कि बेल्ट में इनिशियल टेंशन कितना होता है।
खत्म होने वाला है, जल्दी से बता देते हैं, समय बहुत कम है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इनिशियल टेंशन क्या होता है? इनिशियल टेंशन कहते हैं किसको है? तो बेल्ट जब स्टेशनरी होता है, बेल्ट मतलब पुल्ली पे रोटेट करने के लिए, रोटेट करने से पहले जैसे जो बेल्ट जब हम चढ़ाए, दो पुल्ली है, इस पे बेल्ट चढ़ाए, तो बेल्ट चढ़ाने के बाद जब पुल्ली स्टेशनरी है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसमें जो टेंशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल टेंशन, ठीक है। बेल्ट चढ़ा दिया, अभी रोटेट नहीं कर रहा, इसका एक्यूरेट लेंथ वगैरह कितना होना चाहिए वो सब करके हम लोग लेंथ इस पे बेल्ट चढ़ा दिए, रोटेट नहीं कर रहा है। बिफोर रोटेटिंग, ठीक है, बिफोर रोटेटिंग द पुल्ली, व्हेन वी पुट ऑन बेल्ट ऑन द पुल्ली, देन दैट टेंशन विल बी कॉल्ड इनिशियल टेंशन। तो वो टी नॉट होता है, इनिशियल टेंशन को टी नॉट से डिनोट करते हैं, और ये होता कितना है, ये दोनों का एवरेज होता है, T1 प्लस T2/2, मतलब टाइट साइड का टेंशन और टाइट साइड का टेंशन और स्लैक साइड का टेंशन का एवरेज होता है। ये जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तब, मतलब मान रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल जब रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे नहीं लगेगा तब, मगर हम बनाए हैं इस बेल्ट को कि हायर स्पीड के लिए, कि हायर स्पीड पे और हाई पावर ट्रांसमिशन करे, उस केस में इनिशियल टेंशन कितना होना चाहिए। तो जब हायर स्पीड के लिए डिजाइन है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर करेंगे, और उस केस में हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस TC/2, 3 नहीं 2। क्यों? क्योंकि पुल्ली आपका दो ही है, और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन तभी कंसीडर होता है जब आपका रोटेट करता है। दूसरा चीज, ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ना, ये इसमें ओवरकम आ जाती है, इसमें आपका मिल जाता है मैक्सिमम टेंशन के रूप में, इसीलिए दो ही एवरेज में, इसका एवरेज नहीं, इसको हम लोग एक्स्ट्रा मानते हैं। तो जब इनिशियल टेंशन आपका कितना होगा, इनिशियल टेंशन T0, पहले तो जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे तो T2/T1/2, और T0 अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर करेंगे बेल्ट में तो T1 प्लस T2 प्लस TC/2, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, तो आप लोग कैलकुलेटर वगैरह रेडी करके रखना, जो नोट्स भेजे हैं उसमें 2-3 गो न्यूमेरिकल है, वो लोग आप एक बार देख लेना कैसे कैसे बना है, उसी पे आधारित न्यूमेरिकल हम लोग वही वाला न्यूमेरिकल लेंगे जो नोट्स में है, उसी में से कोई एक लेंगे और उसको बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, और कैसे प्रोसीड करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे ही खत्म करते हैं।